सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो केस 2025 स्ट्रे डॉग्स वर्सेस ह्यूमन सेफ्टी भाग 1 मामला कैसे शुरू हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान क्यों लिया? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं केवल कानूनी बात लीगल टॉक ओनली में। आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ऐतिहासिक मामले की जिसने पूरे देश में आवारा कुत्तों स्ट्रे डॉग्स, नागरिकों की सुरक्षा, एनिमल राइट्स और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी पर नई बहस शुरू कर दी है। यह कोई सामान्य केस नहीं है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर शुरू किया। इस केस का नाम है इन री सिटी हाउंडेड बाय स्ट्रेस किड्स पे प्राइस सुओ मोटो रिट पिटिशन सिविल नंबर 5 ऑफ 2025। इसके साथ अन्य कई याचिकाएं भी जोड़ी गईं, ताकि पूरे विवाद का एक साथ समाधान किया जा सके। आज के इस पहले भाग में हम समझेंगे यह मामला शुरू कैसे हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान क्यों लिया, पहली सुनवाई में क्या हुआ, 11 अगस्त 2025 के आदेश में क्या निर्देश दिए गए। आइए शुरुआत करते हैं। स्वतः संज्ञान सुओ मोटो क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं कि सुओ मोटो का अर्थ क्या है। आमतौर पर किसी अदालत में मामला तब आता है जब कोई व्यक्ति, संस्था या सरकार याचिका दायर करती है। लेकिन कुछ असाधारण परिस्थितियों में अदालत स्वयं किसी घटना को देखकर मामला दर्ज कर लेती है। इसे सुओ मोटो कॉग्निजेंस कहा जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि यदि किसी गंभीर घटना से जनता के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हों और कोई तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक हो, तो अदालत स्वयं कार्रवाई कर सके। मामला कैसे शुरू हुआ? 28 जुलाई 2025 को द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक समाचार प्रकाशित हुआ। समाचार के अनुसार दिल्ली में केवल 6 वर्ष की एक बच्ची पर आवारा कुत्तों ने हमला किया। बच्ची को गंभीर चोटें आईं। बाद में उसे रेबीज हो गया। उपचार के बावजूद उसकी मृत्यु हो गई। परिवार ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने समय पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। यह खबर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस समाचार को अत्यंत गंभीर माना। कोर्ट ने कहा कि यदि सार्वजनिक स्थानों पर नागरिक, विशेषकर बच्चे और बुजुर्ग, सुरक्षित नहीं हैं, तो यह केवल प्रशासनिक समस्या नहीं बल्कि जीवन के अधिकार आर्टिकल 21 का प्रश्न भी है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया। पहली सुनवाई 28 जुलाई 2025 को मामला दर्ज हुआ। इसके बाद 11 अगस्त 2025 को 2 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि केवल कागजी योजनाओं से समस्या का समाधान नहीं होगा। अब वास्तविक और प्रभावी कार्रवाई आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या पाया? कोर्ट के सामने यह तथ्य रखा गया कि लगातार डॉग बाइट की घटनाएं बढ़ रही हैं। बच्चों और बुजुर्गों पर हमले हो रहे हैं। कई मामलों में रेबीज से मृत्यु भी हुई है। नगर निकाय पर्याप्त नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। कोर्ट ने माना कि यदि प्रशासन निष्क्रिय रहेगा तो नागरिकों का जीवन खतरे में रहेगा। 11 अगस्त 2025 का पहला बड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। पहला निर्देश, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित पूरे एनसीआर क्षेत्र में आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान तुरंत शुरू किया जाए। कोर्ट ने कहा कि प्रशासन किसी प्रकार की देरी नहीं करेगा। दूसरा निर्देश, हर नगर निगम और स्थानीय निकाय को डॉग शेल्टर तथा डॉग पाउंड बनाने का निर्देश दिया गया। सिर्फ कुत्तों को पकड़ना पर्याप्त नहीं होगा। उन्हें रखने, उपचार करने और उनकी देखभाल के लिए पर्याप्त व्यवस्था भी होनी चाहिए। तीसरा निर्देश,
कोर्ट ने कहा कि सभी पकड़े गए कुत्तों का स्टेरिलाइजेशन, नसबंदी, वैक्सीनेशन, टीकाकरण, डिवॉर्मिंग, कृमिनाशक उपचार किया जाए। यह प्रक्रिया एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 के अनुसार होगी। चौथा और सबसे विवादित निर्देश, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन कुत्तों को उपचार के बाद दोबारा सड़कों पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा। यही वह निर्देश था जिसने पूरे देश में विवाद उत्पन्न कर दिया, क्योंकि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 में सामान्य स्थिति में उपचार के बाद कुत्तों को उसी क्षेत्र में वापस छोड़ने का प्रावधान है। यहीं से कानूनी विवाद शुरू हुआ। पांचवा निर्देश, कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति, संस्था या संगठन प्रशासन को इस आदेश का पालन करने से रोकेगा या बाधा डालेगा, तो इसे न्यायालय की अवमानना, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जा सकता है। अर्थात न्यायालय ने स्पष्ट संदेश दिया कि उसके आदेशों के पालन में बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी। इस आदेश का उद्देश्य क्या था? कोर्ट का उद्देश्य किसी पशु के साथ क्रूरता करना नहीं था, बल्कि दो महत्वपूर्ण हितों के बीच संतुलन बनाना था। एक ओर नागरिकों का जीवन और सुरक्षा, दूसरी ओर पशुओं के प्रति मानवीय व्यवहार। लेकिन 11 अगस्त 2025 के आदेश के बाद देश भर के एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस और एनिमल लवर्स ने कहा कि यह आदेश एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 के विपरीत है। इसी कारण आगे चलकर 3 न्यायाधीशों की बड़ी पीठ के सामने यह पूरा मामला पहुंचा। पहला कानूनी मुद्दा, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023। सबसे पहले समझिए कि भारत में आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 लागू हैं। ये नियम प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के तहत बनाए गए हैं। इनका उद्देश्य है आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करना, उन्हें मानवीय तरीके से पकड़ना, नसबंदी करना, टीकाकरण करना और रेबीज पर नियंत्रण करना। इस कानून का मूल सिद्धांत है कि कुत्तों को अनावश्यक रूप से मारा या स्थायी रूप से हटाया नहीं जाएगा। रूल 11-19 क्या कहता है? पूरे विवाद का केंद्र रूल 11-19 था। इस नियम के अनुसार यदि किसी आवारा कुत्ते को पकड़ा गया है और उसका स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन तथा डिवॉर्मिंग पूरा हो गया है, तो सामान्य स्थिति में उसे उसी स्थान पर वापस छोड़ा जाएगा जहां से उसे पकड़ा गया था। एनिमल लवर्स ने कहा कि यही कानून है और इसका पालन सभी को करना होगा। एनिमल लवर्स का पहला तर्क, उन्होंने कहा कि 11 अगस्त 2025 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कुत्तों को वापस सड़क पर नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन एबीसी रूल्स इसके विपरीत हैं। इसलिए उनका कहना था कि न्यायालय के आदेश और वैधानिक नियमों में टकराव उत्पन्न हो गया है। दूसरा तर्क, क्या नगर निगम तैयार हैं? एनिमल लवर्स ने अदालत से कहा कि आदेश देना आसान है, लेकिन क्या नगर निगमों के पास इतनी व्यवस्था है? उन्होंने सवाल उठाया, क्या पर्याप्त डॉग शेल्टर्स हैं? क्या पर्याप्त वेटरिनरी डॉक्टर्स हैं? क्या पर्याप्त डॉग कैचिंग व्हीकल्स हैं? क्या लाखों कुत्तों को रखने की जगह है? उनका कहना था कि यदि व्यवस्था ही नहीं है तो आदेश का पालन व्यवहारिक रूप से संभव नहीं होगा। तीसरा तर्क, कुत्तों की सुरक्षा। एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस ने आशंका व्यक्त की कि यदि बड़ी संख्या में कुत्तों को पकड़ लिया गया और उन्हें रखने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हुई, तो कहीं उनकी मृत्यु या अवैध रूप से उन्हें समाप्त करने जैसी स्थिति न बन जाए। उन्होंने कहा कि न्यायालय को ऐसा आदेश नहीं देना चाहिए जिससे पशुओं के जीवन पर संकट उत्पन्न हो। चौथा तर्क, फीडिंग करने वालों के अधिकार। एनिमल लवर्स ने यह भी कहा कि कई लोग वर्षों से अपने क्षेत्र के कुत्तों को भोजन कराते हैं।
यदि उन्हें रोका जाएगा या उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी तो इससे उनके संवैधानिक अधिकार प्रभावित होंगे। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि शांतिपूर्ण तरीके से पशुओं की देखभाल करना कोई अपराध नहीं है। सरकार का पक्ष। अब देखते हैं कि सरकार ने क्या कहा। भारत सरकार की ओर से तत्कालीन सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि समस्या बहुत गंभीर है। उन्होंने बताया कि देश भर में डॉग बाइट के लाखों मामले सामने आते हैं। बच्चे, बुजुर्ग और सामान्य नागरिक लगातार खतरे में रहते हैं। सरकार का सबसे महत्वपूर्ण तर्क। सरकार ने कहा, केवल स्टेरिलाइजेशन से समस्या समाप्त नहीं होगी, क्योंकि नसबंदी होने के बाद भी कोई कुत्ता आक्रामक हो सकता है। यदि उसे रेबीज है या उसका व्यवहार खतरनाक है तो वह लोगों पर हमला कर सकता है। इसलिए केवल पॉपुलेशन कंट्रोल पर्याप्त नहीं है, पब्लिक सेफ्टी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार। सरकार ने अदालत से कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यदि नागरिक अपने घर से बाहर निकलने में डर महसूस करें, बच्चे पार्क में न जा सकें और बुजुर्ग सड़क पर सुरक्षित न चल सकें, तो यह उनके आर्टिकल 21 के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। इसलिए सरकार ने कहा कि अदालत के निर्देश नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। अदालत के सामने मुख्य प्रश्न। अब अदालत के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या एनिमल राइट्स को प्राथमिकता दी जाए या ह्यूमन लाइफ को? क्या कानून के अनुसार सभी कुत्तों को वापस छोड़ना चाहिए या खतरनाक कुत्तों को स्थायी रूप से अलग रखना चाहिए? क्या एबीसी रूल्स का पालन होगा या नागरिकों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त उपाय किए जा सकते हैं? यही वे प्रश्न थे जिन पर 3 न्यायाधीशों की बड़ी पीठ ने विचार किया। भाग 2 का निष्कर्ष। आज हमने जाना कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 इस पूरे विवाद का आधार हैं। रूल 11-19 सामान्य स्थिति में उपचार के बाद कुत्तों को उसी क्षेत्र में वापस छोड़ने की बात करता है। एनिमल लवर्स ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का पहला आदेश इन नियमों से अलग था। सरकार ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा और आर्टिकल 21 की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब यह मामला केवल पशु कल्याण का नहीं, बल्कि ह्यूमन राइट्स और पब्लिक सेफ्टी का भी बन चुका था। अदालत ने सबसे पहले क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि 11 अगस्त 2025 का आदेश गलत मंशा से नहीं दिया गया था। उस आदेश का उद्देश्य केवल नागरिकों की सुरक्षा था, विशेष रूप से बच्चों की सुरक्षा, बुजुर्गों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और आम नागरिकों के जीवन की रक्षा। लेकिन अदालत ने यह भी माना कि उस आदेश के कुछ हिस्सों को व्यवहारिक और कानूनी दृष्टि से संशोधित करना आवश्यक है। सबसे बड़ा बदलाव 11 अगस्त 2025 के आदेश में कहा गया था, किसी भी परिस्थिति में पकड़े गए आवारा कुत्तों को दोबारा सड़क पर नहीं छोड़ा जाएगा। 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, यह निर्देश फिलहाल स्थगित केप्ट इन अबेयंस रहेगा, अर्थात यह निर्देश अभी लागू नहीं रहेगा। अब नया नियम क्या होगा? अब यदि कोई सामान्य आवारा कुत्ता पकड़ा जाता है, उसका स्टेरिलाइजेशन होगा, वैक्सीनेशन होगा, डिवॉर्मिंग होगा। इसके बाद उसे उसी स्थान पर वापस छोड़ा जाएगा जहां से उसे पकड़ा गया था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस बिंदु पर एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 के रूल 11-19 का सम्मान किया। किन कुत्तों को वापस नहीं छोड़ा जाएगा? यहां अदालत ने एक महत्वपूर्ण अपवाद बनाया। यदि कोई कुत्ता रेबीज से संक्रमित है
रेबीज से संक्रमित होने का संदेह है या अत्यधिक आक्रामक एग्रेसिव है, तो ऐसे कुत्तों को सड़क पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा। उन्हें अलग शेल्टर या डॉग पाउंड में रखा जाएगा। इसका उद्देश्य जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। फीडिंग रूल्स में बड़ा बदलाव। यह आदेश पूरे देश में चर्चा का विषय बना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नगर निगम प्रत्येक वार्ड में निर्धारित फीडिंग जोन बनाएं, यानी जहां आवारा कुत्तों को भोजन कराया जा सके। लेकिन सड़क, फुटपाथ, बाजार, स्कूल, अस्पताल या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को भोजन नहीं कराया जाएगा। अदालत का कहना था कि अनियंत्रित फीडिंग से कुत्तों की भीड़ एकत्र होती है और इससे आम लोगों को खतरा हो सकता है। यदि कोई नियम तोड़े तो यदि कोई व्यक्ति अदालत के निर्देशों के विरुद्ध सड़क पर कुत्तों को भोजन कराता है तो संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। ध्यान दें, अदालत ने सीधे दंड निर्धारित नहीं किया, बल्कि कहा कि प्रासंगिक कानूनी ढांचे रेलेवेंट लीगल फ्रेमवर्क के अनुसार कार्रवाई होगी। हेल्पलाइन बनाने का आदेश। हर नगर निगम को निर्देश दिया गया कि वह एक विशेष हेल्पलाइन नंबर शुरू करे, जहां नागरिक शिकायत कर सकें। अवैध फीडिंग, आक्रामक कुत्ते, नियमों के उल्लंघन या अदालत के आदेशों में बाधा की। एनिमल लवर्स और एनजीओस के लिए आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो व्यक्ति इस मामले में पक्षकार बने हैं उन्हें 25,000 रुपए जमा करने होंगे। जो एनजीओ पक्षकार हैं उन्हें 2 लाख रुपए जमा करने होंगे। यदि यह राशि निर्धारित समय में जमा नहीं की जाती तो उन्हें आगे की सुनवाई में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह राशि नगर निकायों द्वारा स्ट्रे डॉग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उपयोग की जाएगी। अडॉप्शन की व्यवस्था। अदालत ने एक सकारात्मक विकल्प भी दिया। यदि कोई एनिमल लवर वास्तव में किसी आवारा कुत्ते की जिम्मेदारी लेना चाहता है तो वह नगर निगम में आवेदन कर सकता है। नगर निगम उस कुत्ते को टैग करेगा। उसके बाद वह कुत्ता अडॉप्ट करने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी होगा। यदि बाद में वह कुत्ता फिर सड़क पर आ जाता है तो उसकी जिम्मेदारी भी अडॉप्ट करने वाले व्यक्ति की होगी। नगर निगमों को क्या रिपोर्ट देनी होगी? सुप्रीम कोर्ट ने सभी नगर निकायों से विस्तृत हलफनामा एफिडेविट मांगा। उन्हें बताना होगा कितने डॉग शेल्टर्स हैं, कितने वेटरिनरियंस हैं, कितने डॉग कैचिंग स्टाफ हैं, कितनी विशेष गाड़ियां हैं, कितने पिंजरे उपलब्ध हैं और एबीसी रूल्स का पालन किस स्तर तक हुआ है। पूरे भारत पर प्रभाव। यह आदेश केवल दिल्ली या एनसीआर तक सीमित नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया। सभी राज्यों से पूछा जाएगा, उन्होंने एबीसी रूल्स लागू करने के लिए क्या किया? कितने कुत्तों का स्टेरिलाइजेशन हुआ? कितनों का वैक्सीनेशन हुआ? कितने शेल्टर्स बनाए गए? हाई कोर्ट्स के मामलों का क्या होगा? यदि किसी हाई कोर्ट में इसी प्रकार के मामले लंबित हैं, तो उनकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट मंगाएगा। आवश्यक होने पर ऐसे मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित किया जा सकता है ताकि पूरे देश में एक समान कानूनी दृष्टिकोण विकसित हो। इस आदेश का कानूनी महत्व। यह आदेश 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित करता है। पहला सिद्धांत, मानव जीवन और सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोच्च संवैधानिक महत्व रखते हैं। दूसरा सिद्धांत, पशुओं के साथ मानवीय व्यवहार भी कानून का आवश्यक हिस्सा है और एबीसी रूल्स का पालन किया जाना चाहिए। तीसरा सिद्धांत, प्रशासन को केवल आदेश देने से नहीं बल्कि पर्याप्त आधारभूत संरचना विकसित करके कानून लागू करना होगा।
अंतिम निष्कर्ष। दोस्तों, इस पूरे मामले से यह स्पष्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने न तो केवल एनिमल राइट्स को प्राथमिकता दी और न ही केवल ह्यूमन राइट्स को। अदालत ने संतुलन का मार्ग चुना। सामान्य कुत्तों के लिए एबीसी रूल्स लागू रहेंगे, लेकिन रेबीज से संक्रमित या अत्यधिक आक्रामक कुत्तों को सड़क पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही नगर निकायों को अधिक जिम्मेदार और उत्तरदायी बनने का निर्देश दिया गया है। यह मामला अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से रिपोर्ट मांगी है। आने वाले समय में इस विषय पर और भी महत्वपूर्ण आदेश आ सकते हैं जो पूरे देश की स्ट्रे डॉग पॉलिसी को प्रभावित कर सकते हैं। यदि आपको यह 3 भागों की कानूनी श्रृंखला उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और केवल कानूनी बात लीगल टॉक ओनली चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूंगा एक नए महत्वपूर्ण कानूनी विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।